क्या वो अमूमन गलतियाँ करते हैं इन्वेस्टर्स? आप क्या देखते हैं जो कहीं न कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा-सा उसका सेंटिमेंट खराब कर देता है? कोई फार्मूला नहीं है। अगर सर हमेशा एक गोल की बात करते हैं और जब गोल आपका हो जाए ना, उस दिन पैसा रिडीम करके अपना गोल आप की तरफ बढ़ें। मॉडर्न डेज़ में कितना आवश्यक है इसको लिंक करके चलना और गोल्स का भी नेचर बदल रहा है? देखिए, गोल्स तय करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि वो फंड परफॉर्म नहीं करता है, इन्वेस्टर निकल जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है सर कि अगर आपने भरोसा किया है फंड मैनेजर के ऊपर और वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है टेम्परेरी, तो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल। चाहिए। सही क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर फंड मैनेजर अच्छा था तभी किया था, तो आगे भी अच्छा करेगा। तो अगर आप उस वक्त पर बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो जब वो फंड अच्छा करेगा बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का। गोल्ड एक कमोडिटी है। वो धनतेरस के दिन में ना हर सबसे महंगा दिन होता है। सही बात है। उस दिन हम प्राइस नहीं देखते, सिर्फ जाके खरीदते हैं। और सालों साल नहीं खरीदते, जनरेशन से खरीदते हैं। तभी हर एक के लाइफ में एक कुशन बना है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर एवर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। सही बात। अब उसमें आप प्राइस डालेंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। कई बार इन्वेस्टर कहता है ना ये एसेट क्लास बहुत अच्छा है, हो सकता है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, इसके लिए हो सकता है। बट आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से वो सुटेबल है कि नहीं। अगर होगा तो आप इन्वेस्टेड रहोगे, नहीं होगा तो क्या होगा, जो मैंने कहा, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। फाइट। जैसे मार्केट गिरा आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। आप भी एकदम नए इन्वेस्टर हैं जी। और आप आज से आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, इस फाइनेंशियल ईयर से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और कहाँ जो है वो किस सेक्टर्स को अपने रडार पे रखेंगे? हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं मनी गुरुकुल की स्पेशल इन्वेस्टर एजुकेशनल सीरीज और इसके तहत हम इंडस्ट्री के दिग्गजों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनका जो तजुर्बा है, उनका अनुभव, उसको आप तक लेकर आ रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में। कोशिश हमारी यही है कि हम ऐसे इनसाइट्स आपके सामने लेकर आए जो आपको ये कहीं ना कहीं अश्योरेंस दें कि हम आपके गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं और हम आपको जहां भी कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं, अड़चन आ रही हैं, वहां पर आपके जो भी रोड ब्लॉक्स हैं वो सब हटाते हुए आगे आपको बढ़ाएंगे। दुनिया बदल रही है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में और शायद हमें अपने इन्वेस्टमेंट, हमारे अपने इन्वेस्टर अप्रोच में भी अपग्रेड होने की आवश्यकता है। तो बिना किसी देरी के दो खास मेहमानों को मैं अपनी चर्चा में शामिल करूंगा। हमारे साथ मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ और डायरेक्टर स्वरूप मोहंती सर हैं। थैंक यू सो मच सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ पंकज मटपाल सर हैं, जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप सभी के साथ बातचीत करते हुए खुशी हो रही है और स्वरूप सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। जैसे मैंने कहा, दुनिया बदल रही है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि एआई एडॉप्शन से लेकर डिसरप्शन और जियोपॉलिटिक्स में मतलब ईज आउट होने का मौका किसी को मिल नहीं रहा है। फिर भी जो चीज नहीं बदली है वो नहीं बदल रही है आपके म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस के नंबर। वो हर गुजरते महीने के साथ जो डेटा आता है वो उसको एक वैलिडेशन देते हैं। आप अपने तजुर्बे से बताइए कि सबसे कंक्रीट क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर में क्या चेंज आया है इन्वेस्टर्स के अप्रोच में या पूरे इस इकोसिस्टम में? थिंक बहुत एक अच्छा एक पड़ाव पे हम लोग हैं, वेयर ये एक दो देश था वो जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग के तरफ झुका हुआ था बिकॉज ऑफ दो जनरेशन, मेरे फादर और मेरे, वो एक बड़ा एक व्हाट कैन आई से परमानेंट चेंज पे अटका हुआ है क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है। और जो नेक्स्ट जनरेशन या मेरा नेक्स्ट जनरेशन में जो बेस्ट चीज़ तो हो सकता था इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और ये एक तरफा एक जर्नी है। यहाँ से मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, 5 साल से एसआईपी का एक प्रेडिक्शन फिगर देता हूँ। फर्स्ट टाइम दिया था, लोगों ने माना नहीं था, बट द एसआईपी फिगर इज़ अहेड ऑफ माई प्रेडिक्शन। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, कोई एक प्रोडक्ट जब कमोडिटाइज हो जाता है तभी प्रोडक्ट फैलता है। और एसआईपी हमारे इंडस्ट्री का एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है। वो म्यूचुअल फंड या स्कीम से मोर इम्पॉर्टेंट है। लोगों को एसआईपी पहले करना है, उसके बाद कहाँ निवेश करेंगे ये सोचना है। जब वो कॉन्सेप्ट बढ़ता है तभी ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं स्केल पकड़ता है, जो अभी पकड़ने लगा है। एक टाइम में हम लोग मंथली अगर 10-20 हज़ार एज एन इंडस्ट्री एसआईपी आ जाता था तो बहुत बड़ा फिगर होता था। आज एक प्लेटफॉर्म्स 5 लाख 5.5 लाख नए एसआईपीज लाते हैं। ये बदलाव आया है। और जितना भी ये अभी हमारा ये एजुकेशन चालू रहेगा
और इंडिया ग्रोथ स्टोरी या कैपिटल मार्केट्स की नॉलेज अगर बढ़ती जाएगी तो ये पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये शुरुआत है। एज अ फंड हाउस हमें ये तय करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये जो पैसा आएगा उसको सही तरीके से दोनों कैपिटल मार्केट्स में निवेश करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो इन्वेस्टर सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो का मजबूत करने का हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन पैसा आने का कोई रोक नहीं है। चलिए, पैसा आने का कोई रोक नहीं है, नंबर्स उसकी गवाही दे रहे हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब ये इतना बड़ा पड़ाव हमने बड़ी जल्दी पार किया। चलिए, अच्छी बात है कि ये पेस जो है वो बनी हुई है। जल्दी तो नहीं बोलूँगा, हाँ। 25-30 साल लग गए, थोड़ा ज़्यादा पहले होना चाहिए था, बट अभी जो चेंज हुआ है वो काफ़ी ड्रामेटिक हुआ है। चलिए, पंकज सर, इन्वेस्टर्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत सारे शब्द जो हैं उनको आप लोग हर रोज डिकोड करते हैं। बात आती है जब एसेट एलोकेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक तो बेसिक्स या तो बहुत अच्छे से लोगों के क्लियर नहीं, या तो उन बेसिक्स को जानने के बाद भी कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और उस एसेट एलोकेशंस में बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, या वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बेहतर करने के चक्कर में अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। आप मतलब इस पूरे एसेट एलोकेशन की पूरी दुनिया को कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, आपने भी कहा कि कई बार तो इन्वेस्टर समझते नहीं हैं, वो बात भी काफ़ी हद तक सही हो सकती है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ बायसेस, क्योंकि इमोशनल बायसेस होते हैं और हम देखते हैं, सिर्फ कहते हैं रिसेंसी बायस। इन्वेस्टर्स मानकर चलते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब होना चाहिए, लेकिन जब दिखाई देता है कि गोल्ड के रिटर्न्स या सिल्वर के रिटर्न्स इक्विटी से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका झुकाव उस तरफ बढ़ जाता है और एलोकेशन उस तरफ ज़्यादा हो जाता है। और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या है, हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। कभी इक्विटी परफॉर्म करता है तो कभी गोल्ड या सिल्वर अच्छा परफॉर्म करता है। अब आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ रहेगा, आपके गोल के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से, तो कभी कुछ चलेगा, कभी दूसरा एसेट क्लास चलेगा और आपको फायदा मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप गलत समय पर ज़्यादा एलोकेशन शायद जो एसेट क्लास अब वो चल चुका है वहां पर बढ़ा देते हो, और फिर जब दूसरा एसेट क्लास जहां मौका आ रहा है वहां पर आपका पैसा कम होता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि कहने में तो अच्छा लगता है, इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक समझते भी हैं, लेकिन इमोशनल बायसेस की वजह से ये जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कई बार ना कि इन्वेस्टर्स कहते हैं पैसा नहीं बना, और जबकि आप देखोगे कि अगर उसी बीच में हम देखें एसेट क्लासेस ने अच्छा पैसा बनाया होता है, पर क्योंकि उनका एलोकेशन सही नहीं था, और वो एक कारण होता है। चलिए, स्वरूप सर, मुझे याद है नॉट ऑन कैमरा, एक ऑफ कैमरा जब हम डिस्कशन कर रहे थे और इन्वेस्टर्स बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने कहा था कि ये जो पिछला 10 साल है ना, मतलब इसको आपको अलग तरीके से देखना होगा, जी। और आने वाले 10 साल में आपको पैसे बनाने के लिए बड़ी जुगत अपनानी पड़ेगी। जी, बड़े मतलब जी। ये आप ऐसा आसानी से पैसा बन जाएगा जो आपने पिछले 10 साल में बनाया। हमने पोस्ट कोविड भी देखा कि ये लोगों ने एक तरफा रैली भी देखी थी। क्या वो कंसर्न्स आपके मन में है, मतलब जो आने वाले 10 सालों में आप देख रहे हैं? कंसर्न्स नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ चेंज है। पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है। आप सोचिए अभी जो हो रहे हैं, पहले हम लोग जब रिस्क प्रोफाइल देते थे, बोलते थे कि वार हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा। वार तो अभी एवरीडे होने लगे हैं और हम जी रहे हैं और खुश भी रहे, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट वार्स। ओके, तो जो वर्ल्ड था वो वर्ल्ड नहीं रहा। एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पे मेरे हिसाब से, जब 2008 का क्रैश हुआ था, द ग्रेट वॉरेन बुफे ने कहा था कि वर्ल्ड विल ट्रेड इन डॉलर्स, तो हम मान के चले थे। बट आज के दिन में 30 साल में ट्रैक कर रहा हूँ ये डेटा, ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ करेंसी रिजर्व्स इज हायर इन गोल्ड देन इन डॉलर्स। तो डॉलर नहीं रहा। वो इतना जो वर्ल्ड का तामझाम चल रहा है, सो अदर करेंसी जो है ऑयल पे ही चल रहा है। तो माय पॉइंट इज डॉलर नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा। इसका इम्पैक्ट हर एक इकोनॉमी, हर एक मार्केट्स पे रहेगा एट अ मैक्रो लेवल। अगर हमारे मार्केट आप देखें, लास्ट 3 साल में आपने भी बहुत IPOs कवर किए होंगे। इट्स बीन द लार्जेस्ट IPO इशूइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। ये जो IPOs आए हैं ज़्यादातर मिड एंड स्मॉल में आए हैं। सही बात। तो हमारा जो पहले एक प्रोवर्बियल एक थंब रूल होता था कि कोर ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज कैप है, 60-70% आप लार्ज कैप रख के चले। अगर आप 60-70% लार्ज कैप रखेंगे तो पूरा मार्केट आप कवर नहीं कर पाएंगे। वो एक जो एसेट एलोकेशन का रूल वो भी चेंज हो चुका है। पहले हम मान के चलते थे गोल्ड एक हेज है, राइट।
आज के डेट में देन सोवरेन इज बाइंग गोल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज हायर देन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इक्विटी। पहले हम ये मान के चलते थे कि ग्रोथ एसेट इक्विटी है, शायद बहुत लोग क्या 99 आउट ऑफ 100 पीपल स्टिल बिलीव ग्रोथ एसेट इक्विटी है। अब 10 साल के होराइजन में जब गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग ब्रॉड इक्विटी मार्केट्स, हमें सोचना पड़ेगा, राइट। इंटरेस्ट रेट्स ऐसा एक माहौल पे है, अगर यही रहेंगे ना चीज़ें में, ये नहीं होंगे, हमारे होम लोन्स कम नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना एक्सपेंसिव रहेगा तो धंधा नहीं होगा। तो 5-10 साल में इंटरेस्ट रेट्स भी इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे। पॉइंट आई एम मेकिंग इज ऑल एसेट क्लास रूल्स हैव चेंज, सो ऑल रूल्स ऑफ एसेट एलोकेशन हैव टू चेंज। इसलिए जितना हम जो चल के आए थे, शायद ऐसा एक पड़ाव है। उस दिन संजू सैमसन ने फ्रेश कार्ड लिया ना 50 के बाद, शायद फ्रेश कार्ड लेके थोड़ा रिव्यू, इस बार जो रिव्यू करेंगे ये सब लेके आप रिव्यू करेंगे। बाजार अच्छा है, बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट द रूल्स ऑफ एसेट एलोकेशन हैव चेंज। इतना ही मेरा सबमिशन है। चलिए, तो मैं गोल्ड और ये जो आप कह रहे हैं कि करेंसी जो शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है या एक डोमिनेशन भी नज़र आ रहा है, इस पे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। पंकज सर, SIP कीजिए या लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक जो दिक्कत आ रही है आम इन्वेस्टर को कि बड़ा शिफ्ट हो रहा है, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस तुरंत एनालाइज किया और उसके बाद से, मतलब मेरे ख्याल से आप लोग को भी जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो पीछे ही पड़ते होंगे, साहब आप एक काम करो, यहाँ से वहाँ लगा दो, वहाँ से यहाँ लगा दो, इस तरह की दिक्कतें आती। देखिए, जैसे पहले भी कहा कि इमोशंस जो है ना वो काफ़ी हावी होते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। और अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए आपने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे किस तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना है या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कई बार देखा क्या जाता है, आपने किसी एक फंड हाउस का मान लीजिए लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया। अब वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था इसलिए आपने इन्वेस्ट किया था। कुछ समय के लिए मान लीजिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उसमें बंद करके उसी कैटेगरी की दूसरी किसी फंड हाउस की स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो फंड है उसे फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फंड जो कुछ समय के लिए अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है वो अच्छा करना शुरू करेगा, पर आप निकल चुके हैं। और इसका मैं और आपको बताऊंगा कि उसकी वजह से होता क्या है कि शुरुआत में ना इन्वेस्टर्स 4-5 स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो में 4-5 स्कीम होती हैं। उसके बाद में 1 साल के बाद में 6 महीने के बाद में भी कई बार 2 स्कीम बंद कर देते हैं, 2 नई स्कीम स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे अगर वो 5-6 साल पुराना पोर्टफोलियो है किसी इन्वेस्टर का, तो वहां पे बहुत सारी स्कीम ऐड हो जाती हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आपने अगर अच्छे फंड हाउस की और फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो भरोसा रखिए कि अगर वो कुछ समय के लिए किसी वजह से स्कीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो आगे तो अच्छा करेगी, क्योंकि फंड मैनेजर वहां पर कुछ बदलाव भी करेंगे, या जो स्ट्रेटेजी वो आज काम नहीं कर रही है कल के माहौल में वो काम करेगी। लेकिन जो आपने कहा ना, ये जो बार बार स्विच करते हैं यहाँ से वहाँ, और ये अक्सर बिकॉज ऑफ रिसेंसी बायस कि जो देखा जो चीज़ परफॉर्म कर रही है मुझे भी उसमें जाना है। और ये हम कहें कई बार, जैसे अगर मैं इसमें बात स्कीम चेंज की करूँ तो ये बायस है ही, पर अगर एसेट क्लास में कि मैंने अभी इक्विटी में किया था, अब मुझे गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर अगर देखेंगे ना तो वो तो अक्सर दिखाई देता है कि फोमो, कि जहां आपने देखा कि रैली हुई, पैसा बना और आपने इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब मिस हो गया, तो अब तो मुझे करना ही है। तो यहाँ बड़ी गलती होती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था और इस सवाल के जवाब में भी कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के जो बायसेस है ना, उसकी वजह से कई बार नुकसान हो जाता है। चलिए, मतलब वो थोड़ा सा अपने इमोशन को उस इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। बिल्कुल। स्वरूप सर, मैं थोड़ा इसी से आपका तजुर्बा और ज्यादा लेना चाहता हूँ। क्या वो अमूमन गलतियां करते हैं इन्वेस्टर्स? आप क्या देखते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा सा उसका सेंटिमेंट खराब कर देते हैं? ये गलतियां तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे गलतियां गिनूं तो ये शायद 4 घंटे का डिस्कशन होगा। एक सीख मिलती है। हाँ। एक इन्वेस्टिंग एक जर्नी होती है। पहले तो बिगेस्ट जो लर्निंग लेते हैं हम लोग लाइफ में वो रिस्क प्रोफाइल का होता है। कोई रिस्क प्रोफाइल का जानकारी लेके पैदा नहीं होता है। जब आप निवेश करते हैं, बाज़ार का ऊपर नीचे आता है, तभी आपको खुद के बारे में पता चलता है कि इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, ले सकती हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। वो वक्त ही बताता है, राइट। दैट इज़ वन थिंग। और जितना क्लोज आपका पोर्टफोलियो आपके रिस्क प्रोफाइल हो, उतना बेहतर आपका निवेश का जर्नी, राइट। वो वक्त बताता है। कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। सही बात है। 5 क्वेश्चन पूछ के आप शायद आंसर कर दो मैं आपका रिस्क प्रोफाइल, वो गलत है। वो तजुर्बा ही बताएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ओवर द ईयर्स आपको पता चलेगा, और बहुत ही कठिन है जो मैं अभी बताने वाला हूँ,
आप बहुत कुछ एनालाइज करके एक फंड मैनेजर चूज करते हैं। चूज करने के बाद उसके साथ जर्नी लेना चाहिए। उसके अच्छे दिन में आप उसको पैसा दे ना दें, बुरे दिन में ज़रूर पैसा दीजिएगा। आप एक अच्छे फंड मैनेजर के बुरे दिन में उनके साथ देंगे ना, उनके अच्छे दिन में वो आपके सब कुछ कर देंगे। क्या बात है। राइट, ये आप मान, वो फंड मैनेजर का बाजार का भी सही है। हाँ, बाजार के बुरे दिन में आप बाजार का साथ देंगे ना, बाजार के अच्छे दिन में आप सब कुछ तय कर लेंगे। सो दैट वो ऑल्सो कम्स विद तजुर्बा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक, जब आप फंड मैनेजर एक चयन करते हैं, कुछ तो सोच के चयन किया होगा। चयन करने के बाद उनके साथ जर्नी लें, उन पे और फंड मैनेजर ना बने, तभी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी बनता है। पंकज सर हमेशा एक गोल की बात करते हैं, और जब गोल आपका हो जाए ना, उस दिन पैसा रिडीम करके अपना गोल आप के तरफ बढ़ें। ये 3 आप रख देंगे तो इन्वेस्टिंग खुद एक लाइफ के बारे में होता है। चलिए, और मेरे ख्याल से मतलब ये गुरु मंत्र ही है कि आप मतलब आपका गोल अचीव हुआ तो ठीक है, चलिए अब मेरे लिए सबसे बड़ा चीज ऑफ पुटिंग अ गोल इज नोइंग व्हेन टू रिडीम। हाँ, बाजार के परे हैं आप, हाँ, कि मेरा उस दिन उतना पैसा हो गया तो मैं तो कट लूंगा। हो पाता है लोगों से। हाँ नहीं, हम लोग एक गोल SIP चलाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो तो उस दिन तो हम लोग भेज ही देंगे कि गोल हो गया, आप रिडीम कर लो। ओके। चलिए, जो बात पंकज सर कह रहे थे, और मैंने गोल्ड और सिल्वर का जिक्र इसीलिए किया कि ठीक है, करेंसी शिफ्टिंग है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि गोल्ड सिल्वर इन ये इस तरह से फोमो क्रिएट कर देंगे। आई एम श्योर आप लोग भी वो प्रेशर झेलते होंगे, मतलब लोग उस तरह से अपने गोल्ड ना, जैसे मेरा अगर कोई भी इन्वेस्टर एजुकेशन का प्रोग्राम होता है लास्ट हाँ। 15-20 साल से, ये मेरा मेन आइटम होता है गोल्ड का, बिकॉज हर एक इंडियन गोल्ड खरीदता है। ऐसा नहीं कि गोल्ड खरीदने के बारे में उनको पता नहीं है, लेकिन गोल्ड खरीदने के टाइम में ना वो कभी प्राइस नहीं देखे थे। उनको एक ही चीज़ था कि मुझे गोल्ड खरीदना है, बस। अभी हम जैसे ज्ञानी बीच में आ गए ना, तो हम प्राइस लेके आ गए, और ये जो ब्रिलियंट बिहेवियर है ना, उसको हम तोड़ने पे तुले हुए हैं। हाँ, मैं हर एक इन्वेस्टर को यही सुझाव देता हूँ कि जैसे आप सालों साल गोल्ड खरीदे हैं, वो बिहेवियर इक्विटी में लेके आए। राइट, इक्विटी भी वैसे ही खरीदें, और जो इक्विटी का गलत कर रहे थे प्राइस देख के, वो गोल्ड में ना लेके जाए, तो आप बहुत बेहतर निवेशक बनेंगे। हमारे पास बिहेवियर है, गोल्ड एक कमोडिटी है, वो धनतेरस के दिन में ना हर सबसे महंगा दिन होता है। सही बात है। उस दिन हम प्राइस नहीं देखते, सिर्फ जाके खरीदते हैं, और सालों साल नहीं खरीदते, जनरेशन से खरीदते हैं। तभी हर एक के लाइफ में एक कुशन बना है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिहेवियर एवर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। सही बात है। अब उसमें आप प्राइस डालेंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। आप गोल्ड का जो बिहेवियर आप दिखा रहे थे, वही बिहेवियर आप इधर लाए ना, बहुत बेहतर निवेशक बनेंगे। आप कभी सोचिए इसके बारे में। क्या बात है, मतलब मेरे ख्याल से ये जो हिस्सा है ना, ये हम अलग से हम इसको लोगों के बीच ले जाएंगे, क्योंकि लिटरली मतलब क्यों कहा जाता है कि कुछ चीजें जो हैं वो मतलब परंपराओं से आती हैं। मतलब ब्रिटेन का कानून सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वहाँ परंपराओं से ही वो सारी चीजें बनी। तो उसी तरह से हमारे कुछ बिहेवियर ऐसी चीजें हैं जिनको शायद हमें अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में भी अपना नहीं, बट वो परंपरा में बहुत बड़ा एक रूल था, गोल्ड आप बेच नहीं सकते। अब सोचिए इसके बारे में। सही बात है। जो आदमी गोल्ड बेचता है, हमारे यहाँ माना जाता है उसका सब खत्म है तभी वो गोल्ड निकालता है। करेक्ट, सेफ्टी नेट। सबसे बुरे वक्त में गोल्ड उनको आपको पूछेंगे, तेरे ये दिन आ गए तो सोना बेच रहा है। अब वही प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग आप कोई भी एक अच्छे एसेट क्लास में डाल देना, आप गलत हो ही नहीं सकते। चलिए, अमेजिंग इनसाइट सर। पंकज सर, गोल्ड की बात हो गई, चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को, तो मैं एकदम आम दर्शक की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। अब सेविंग किस लिए होनी चाहिए, इसके तो मतलब आप लोग तो दुनिया भर के गोल्स बता देते हैं कि भाई ये गोल्स, ये मॉडर्न डेज में कितना आवश्यक है इसको लिंक करके चलना, और गोल्स का भी नेचर बदल रहा है। जी, गोल्स तय करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मन में मेरी बात चल रही है, मैं उसको पहले खत्म करूँगा। जो स्वरूप सर ने भी कहा ना कि आप जब कभी इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मैंने पहले भी कहा था, कई बार क्या होता है ना कि वो फंड परफॉर्म नहीं करता है, इन्वेस्टर निकल जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है सर कि अगर आपने भरोसा किया है फंड मैनेजर के ऊपर और वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है टेम्परेरी,
तो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल, चाहिए, सही क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर फंड मैनेजर अच्छा था तभी किया था, तो आगे भी अच्छा करेगा। तो अगर आप उस वक्त पर बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो जब वो फंड अच्छा करेगा बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो चाहे मार्केट ख़राब कर रहा हो या स्कीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, ये वो वक्त है जब आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ताकि जब वो अच्छा करेगा तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में बिहेवियरल बायसेस जो है ना, ये हमेशा एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बनते हैं आपकी हम्म, परफॉर्मेंस में। अदरवाइज अगर ये जो सिंपल सिंपल रूल है इसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके गोल अचीव होंगे। तो आपने बात की थी गोल की, तो देखिए, अब हर इन्वेस्टर के गोल अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि घर में दो लोग कमाने वाले होते हैं और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अकेला व्यक्ति अर्निंग मेंबर होता है और उसके ऊपर कई लोग डिपेंडेंट होते हैं। उस हिसाब से कई चीज़ें निर्भर हो सकती हैं, बट अक्सर लोगों के जो गोल होते हैं कि अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। और हमारे इंडिया में तो शादी की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स ही लेते हैं, उनके लिए जो खर्च करना है। प्लस अपना रिटायरमेंट है तो बहुत कॉमन है ही है। उसके अलावा घूमने जाना, गाड़ी लेना, ये सब हो सकते हैं जो कॉमन गोल हो सकते हैं। बाकी निर्भर करता है हर इंडिविजुअल के ऊपर। कई बार तो लोग ये भी बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स को तीर्थ पर लेके जाना है, उनके भेजना है, ये भी किसी का एक गोल हो सकता है। तो डिपेंड करता है, पर जो भी गोल हो, गोल तय करना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसके लिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गोल होने से मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे, पर कई बातें हैं। देखिए, एक तो क्या होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेंट बायस। तो हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं और बायसेस या इमोशंस तो रहने वाले हैं, सही बात। पर जहाँ पे ना आपको पता होता है कि मैं किसी मकसद के लिए कुछ कर रहा हूँ, मतलब आप मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आपकी अपनी है तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई देती है। तो जब गोल अटैच होता है तो आप उसमें ज़्यादा लंबे समय तक या गोल अचीव होने तक निवेश करते रहेंगे। अगर गोल नहीं होगा तो आपको लगेगा कि बहुत पैसा बन गया है, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाते हैं, क्योंकि गोल तो है नहीं। पर गोल है तो जब अचीव होगा तभी उसमें निकलेंगे। तो एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरी बात क्या होती है, गोल होता है ना, तो आपको ये पता होता है कि समय कितना है उस गोल के लिए, तो आप उस हिसाब से तय करते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है, गोल होगा तो ये बार बार जो स्विचिंग वाला है, निकलना है, इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है, वो गलतियां नहीं होंगी, वो फ़ायदा होता है। दूसरी बात, आपको पता तो टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, तो उसके हिसाब से आप एसेट क्लास का चुनाव भी करते हैं। जैसे ये होता है ना, आपको जल्दी पहुंचना है तो फ्लाइट लेंगे, समय है तो आप शायद बाय रोड या ट्रेन से भी जा सकते हैं। सही बात। तो यहाँ पे पता होगा कितने समय में क्या अचीव करना है, तो उस हिसाब से आप सही एसेट क्लास का चुनाव कर पाएंगे। फिर एक बात और भी होती है कि यार कहीं आपको लगा कि भाई मेरा गोल तो ये था, पर मैं थोड़ा सा उसके पीछे रह पा रहा हूँ क्योंकि उतना नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या होगा, जैसे अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं ना, जल्दी पहुंचना सही है, तो यहाँ पर भी आपको लगा कि भाई इससे नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या बदलाव करना है, कौन सा एसेट क्लास हेल्पफुल हो सकता है उसे अचीव करने में, वो भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, डेस्टिनेशन पता होगा तो आपको कौन सा व्हीकल चूज करना है, कौन सी स्पीड पे ट्रेवल करना है, वो आप तय कर सकते हो। तो सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट में गोल होगा तो ये सारी चीज़ें, चाहे एसेट क्लास की बात हो, टाइम होराइजन आपका तय होगा, तो और क्योंकि गोल होगा तो आपके इमोशनली भी आप अटैच रहेंगे, ये आपको फायदे होंगे। चलिए, तो सबसे ज़रूरी है कि उस गोल के साथ स्टिक रहिए और उस गोल को लेकर आपकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। और जैसा स्वरूप सर ने बताया कि गोल अचीव हो जाए तो फिर आप कुछ किसी और गोल की तलाश कीजिए। ये हमारे एक साथी हैं, वो हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि यार स्वरूप, तो फ्लाइट का टिकट करता है तो ये तो नहीं देखता है कि किधर जाऊँ, पहले अपना डेस्टिनेशन देखता है ना। तेरे को हाँ, दिल्ली जाने का है तो दिल्ली का फ्लाइट लेता है, दिल्ली उसके बाद नहीं पूछता कि कौन पायलट है, पहले मुझे पायलट बताओ, ऐसा तो नहीं पूछता, टिकट करता है, दिल्ली का फ्लाइट लेता है। बीच में टर्बुलेंस हो गया, जैसे नहीं बोलता है बस टर्बुलेंस है मेरे को तो उतार दो, ऐसा नहीं बोलता है ना। दिल्ली पहुंचता है तो मुझे बोलता है नहीं फ्लाइट अच्छा है तो मुझे और आगे जाना है, वैसा नहीं करता है ना। दिल्ली पहुंचता है तो उतर के क्या जाता ही बात है। है, क्या दिस इन्वेस्टिंग इज द सेम जर्नी, राइट। आप नहीं पूछते हो कि अगर आप उसमें घुसोगे तो घुसते ही जाओगे, सिंपल रखोगे, डेस्टिनेशन पहुंचोगे। अगर आपको क्यों नहीं पता तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे कभी नहीं पता चलेगा। सही कहा आपने। और ये वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जानकारी में भी बहुत सारी चीज़ें इजाफा हो रहा है। स्वरूप सर, एंकर जो है ना वो दर्शक का आदमी होता है। जी तो मैं ये प्रिविलेज लेना चाहूँगा आज के दौर में, मतलब आपके पास तो पुराना भी डेटा है, नई दुनिया में क्या हो रहा है वो सब आपको जी पता है। जी आज के दौर में आपको अपनी, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भी एकदम नए इन्वेस्टर हैं जी। और आप आज से आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, इस फाइनेंशियल ईयर से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और कहाँ जो है वो किस सेक्टर्स को अपने रडार पे रखेंगे?
ये पहले तो शुरुआत में मुझसे खुद से सबसे पावरफुल क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं क्यों निवेश कर रहा हूँ। राइट, उधर से ही पंकज सर जो बोल रहे हैं वो सब निकलता है, और सबका क्यों अलग है और सबका क्यों सही है, क्योंकि सबका लाइफ का मायने अलग होता है। आप क्या सोच के लाइफ में निकले और मैं क्या सोच के लाइफ में निकला हूँ, पूरा अलग है, इन दोनों का लाइफ ठीक है, राइट। तो क्यों आप लिखें, उसके से ही पोर्टफोलियो बनता है। अगर आपको क्यों में से निकला कि इतने में आपको 6% रिटर्न चाहिए, तो 6% तो बैंक में भी मिल जाएगा, राइट। तो बट जब तक क्यों नहीं पता तब तक कहाँ करोगे नहीं पता चलेगा। दैट्स वन पार्ट। सेकेंडली, जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट डे से रिस्क प्रोफाइल नहीं पता चलता है, और रिस्क प्रोफाइल एक आदमी का लाइफ में चेंज भी होता है। सही बात। 25 साल की उम्र में मेरा रिस्क प्रोफाइल कुछ था, शादी हुआ तो कुछ और रिस्क प्रोफाइल बना, बेटा जब जन्म हुआ तो रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज हुआ, रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर बना, और जब मैं अभी अपना रिटायरमेंट के ओर जा रहा हूँ तो मेरा रिस्क प्रोफाइल पूरा अलग है। ये 4 डिफरेंट पोर्टफोलियोज थे। यहाँ से जब मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे डाउनसाइड रिस्क नहीं चाहिए, एक सिक्योर एक अमाउंट की तरफ मैं जा रहा हूँ। डाउनसाइड रिस्क डज नॉट मीन नॉट इक्विटी, वन पार्ट ऑफ इक्विटी विच इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन अदर पार्ट। सही बात है। राइट। तो पोर्टफोलियो का मिश्रण ही चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरा जो, मैं थोड़ा पैरानॉइड हुआ अबाउट रिटायरमेंट, कि मेरा जो मानना है कि जितना अमाउंट चाहिए, क्योंकि लोग लंबा जी रहे हैं। सिंस आप अपने बारे में पूछे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि लोग आजकल 85-90 ईयर्स तो लगाएंगे, और वो लास्ट 8-10 ईयर्स ना आपका एक ही साथी है, वो है पैसा। आप मानो ना मानो, सही बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत, एक क्या कहते हैं, पेनफुल, और वो टाइम में पेन नहीं चाहिए मुझे, राइट। अभी मैं सुख हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ वो टाइम में, तो इसलिए मैं थोड़ा पैरानॉइड हूँ। आप कोई भी हॉस्पिटल जाए तो आजकल इट इज़ नॉट चीप, इट विल ओनली बिकम एक्सपेंसिव। यू कैनॉट डिस्काउंट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए मेरा एक गलती था कि पहले मैंने निवेश चालू नहीं किया था। तो आज की डेट में, बिकॉज मेरा रिटायरमेंट गोल काफ़ी बड़ा है, जितना मुझे निवेश करना पड़ता है वो मंथली, वो बहुत बड़ा है, और उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई एस्केप नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी, बिकॉज मुझे अच्छे से लास्ट 30-40 साल जीना है, बहुत क्लैरिटी है मुझे। तो मेरे बारे में यहाँ से मेरा एक ही गोल है, वो है रिटायरमेंट। बेटा एक है, वो शादी खुद कर लेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ओके। बट कुछ करना पड़ेगा तो करूँगा, ये 2 मेन गोल्स हैं। तो अगर निवेश करूँगा तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट मेरा पोर्टफोलियो 60-70% लार्ज कैप था, उसको मैंने चेंज करके 50-50 किया है। ऐसा नहीं कि रिस्क प्रोफाइल की तरफ, बट आई वांट टू कैच द लेंथ ऑफ द मार्केट। अभी कहीं पे भी मैं काफ़ी बार ये बोलता हूँ कि निफ्टी 50 की जगह मैं निफ्टी 500 लूँगा, क्योंकि इट इज़ अ ब्रॉडर मार्केट नाउ विच इज़ हेल्पिंग एन इक्विटी इन्वेस्टर लाइक मी, थैंकफुली ऑल माई लाइफ, बिकॉज हम ईस्ट से हैं, और ईस्ट से हम बचपन से ही गोल्ड की तरफ झुकाव रहता है। ऐसा नहीं कि ओनली वापी लहरी जी गोल्ड पहनते थे, हम सब पहनते हैं, ओके। तो इसलिए गोल्ड के हिसाब से झुकाव था, वो थोड़ा बहुत हमारा पोर्टफोलियो में था। थोड़ा अभी लास्ट ईयर सिल्वर थोड़ा ऐड किया, अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो होना था उसमें हो गया। बट गोल्ड विल बी एन SIP, आप मान के चलिए। मेरा एक, अगर इक्विटी में 50-60% पैसा जाएगा तो 10-15% गोल्ड में भी जाएगा, बिकॉज ऑल कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड, सो इट इज़ नो लॉन्गर व्हाट इट यूज्ड टू बी। डेट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितना मेरा इक्विटी AUM का जो भी पोर्टफोलियो होता है, एप्रिसिएशन हो गया, उसमें से मैं निकाल सकता हूँ। अगर कुछ ज़रूरत भी पड़े, मैं बहुत इफेक्टिवली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि उसमें कैपिटल गेंस वेंस अवॉइड नहीं होता, रिडेम्पशन में टैक्स बचता है, तो उस हिसाब से मेरा एक पोर्टफोलियो बनता है। अगर मैं आज से चालू करूँ तो 50-50 करूँगा, लार्ज कैप मिड कैप में। मिड कैप थोड़ा हेवियर हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप अभी मैं नया निवेशक हूँ, पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता, अभी सीख रहा हूँ, लेट मी गेट अ लिटिल। बट ऑन द पैसिव साइड कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जिनको मैं ऐड करता हूँ। एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक है। EV ऑटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक है। वो सब में तो अभी जैसे केमिकल थोड़ा मुझे लगता है केमिकल, और आई एम अ बिग फैन ऑफ द कैपिटल मार्केट इंडेक्स। ओह ग्रेट। मुझे लगता है अगर इंडिया चलेगा तो कैपिटल मार्केट चलेगा। तो ये 4-5 मिला के मेरा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बन रहा है, जिसमें भी मेरा कंटिन्यूस पैसा जाता है। चलिए, तो ये सब ना मतलब नोट डाउन करने को बोल दूं जी। ये कहीं मिलने नहीं, वाला बट कोर में मेरा देखिए, हमेशा कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें मैं हेल्थ केयर का जिक्र नहीं करता हूँ। सच में मेरा फेवरेट सेक्टर इन इंडिया और थीम इन इंडिया इज हेल्थ केयर। आप 10 साल निवेश कीजिए, जो थोड़ा उस जो बड़ा पैसा बनेगा उसमें थोड़ा से एक लंच कर लेंगे साथ में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है ना, मतलब आप ना मतलब मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ, जी। ठीक है।
तो मैं एग्जाम्पल भी वही दूंगा कि एक जमाने में राम गोपाल वर्मा की फिल्में आती जी जी जी। तो राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में जब जो चीज आप सोचते थे वो वही नहीं करते थे। तो जैसे मैं बार बार सोच रहा था कि स्वरूप सर एक बार कंजम्पशन का नाम ले लें। The consumption is part of a diversified ठीक है, portfolio. ठीक वो है। तो कोर है। लेकिन जैसे आपने केमिकल या बाकी मैं ऐसे उभरते सेक्टर एनर्जी जी जी, फ्यूचर अगर 10 साल देखो तो तो आपको उस हिसाब से भी देखना होगा। अभी नहीं बैठूंगा तो 10 साल बाद वो निकल जाएंगे। क्या बात कंजम्पशन में 10 साल पहले बैठा था। पंकज सर, एक जो चीज है ना मार्केट, मतलब मैंने कहा ना कि एक तो कोविड के बाद ऐसे इन्वेस्टर्स, मतलब हम जो बल्क देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा पोर्शन उनका है जो कोविड के बाद जिन्होंने पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। अच्छा, उन्होंने एक रैली ऐसी देखी जो लंबे वक्त तक एक तरफा रैली थी। तो अब वो जो देख रहे हैं उनके लिए पहली बार ये सब हो रहा है, मतलब और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो कई सालों का तजुर्बा उनको एक साथ हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे में डगमगाता है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का? आप लोग क्या डील करते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी ना स्वरूप सर का तो खैर बहुत रिच एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बात की कि रिस्क प्रोफाइल और रिस्क को समझते हुए एसेट क्लास का चुनाव करना। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं हमेशा ना मैं बिहेवियरल बायसिस को समझता हूँ या उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं पर पैसा नहीं बना पाते, क्यों गलतियाँ करते हैं। तो एक बात तो पहले है, सर ने अभी बोला कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो, तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो आपके कोर इन्वेस्टमेंट है, जो आपके गोल्स के लिए है, उसके लिए आप डाइवर्सिफाइड फंड्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, और जो ये थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, वो आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखेंगे। लेकिन गलती यहाँ पे होती है, जब आप बात कर रहे हैं ये जो नए इन्वेस्टर जुड़े कोविड के बाद, स्पेशली 2021 के बाद में, तो यहाँ पर बहुत सारे थीमेटिक फंड लॉन्च हुए, बहुत सारे सेक्टरल फंड लॉन्च हुए, कुछ अच्छे थीम्स आई जिन्होंने अच्छा रिटर्न्स भी दिया। अब होना क्या चाहिए कि इन्वेस्टर्स को उन थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए छोटी मात्रा में, और जब वो थीम प्ले आउट हो जाए तो वहाँ से निकलकर दूसरी थीम में जाना भी चाहिए, स्विच करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है, इन्वेस्टर्स नहीं समझते कोर एंड सैटेलाइट। तो कई बार जो नहीं समझते हैं वो तो डेफिनेटली स्वरूप सर की तरह ही प्लानिंग करेंगे, पर जो नहीं समझते, जो आपने एग्जांपल दिया कि नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, डिफेंस थीम चली तो पूरा पैसा उसमें लगा दिया। उनके पोर्टफोलियो में मान लीजिए एक ही स्कीम है और वो डिफेंस फंड ही है या PSU फंड है। ये बड़ी गलती होती है। तो आपको समझना चाहिए कि थीमेटिक फंड्स एक दायरे में एक समय के बीच आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म की बात करेंगे अगर आपके गोल के साथ, तो डाइवर्सिफाइड फंड से सुटेबल होते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या होती है, रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स का ना, क्योंकि मतलब एक इस तरह के इमोशंस हैं, तो जब मार्केट अच्छा कर रहे होते हैं उस वक्त उन्हें लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तब मालूम चलता है जब पैसा गिरता है। आप किसी को पूछिए, किसी इन्वेस्टर को, कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, और वो तेजी के मार्केट में, नहीं कोई बात नहीं यार, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ। अच्छा, कितना? अगर उसको ये भी पूछा कि आपका अगर 10% गिर गया तो चलेगा, तो शायद बोल दे चलेगा। उसके बाद पूछिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो 9 लाख बचे, 1 लाख का नुकसान हो गया, तब उसका आंसर चेंज हो जाता है। द मोमेंट ही रियलाइजेस कि अच्छा 1 लाख जा रहा है मेरा, क्योंकि बातें कई बार दिमाग में आती ही नहीं है जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम इमेजिन नहीं कर पाते। सही बात। तो इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल्स हैं कि आपको गोल सेट करना है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। और एसेट क्लासेस, अगर इक्विटी की बात करें तो उसका नेचर है कि उतार चढ़ाव वहाँ पे होगा ही होगा। वो हो सकता है कि 21 से लेके 24 तक अच्छा चल गया, बट उसमें गिरावट नहीं आएगी, ऐसा होगा ही नहीं। सही बात। ये बात बहुत समझना जरूरी है। एक लास्ट बात और मैं कहूँगा कि क्या होता है कि हम मतलब इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर दूसरी एसेट में करते हैं, कैसे क्यों होता है? कभी ना अगर एक गर्ल एंड बॉयज, लड़का लड़की शादी करते हैं तो क्या देखते हैं, कंपेटिबिलिटी, है ना। कंपेटिबिलिटी होगी तो शादी लंबी चलेगी। अगर कभी ऐसा होता है ना, वो लव एट फर्स्ट साइट, और फिर फटाफट शादी कर ली, कुछ ज़्यादा देखा नहीं, तो फिर डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, है ना, वो भी होगा। तो इसके लिए कंपेटिबिलिटी जरूरी होती है ना। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में क्या है ना, आप अपने हिसाब से जिन स्कीम्स में, जिन एसेट में निवेश कर रहे हैं, हो सकता है स्कीम अच्छी हो, बट कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। कई बार इन्वेस्टर कहता है ना ये एसेट क्लास बहुत अच्छा है, हो सकता है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, उसके लिए हो सकता है, बट आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से वो सुटेबल है कि नहीं है। अगर होगा तो आप इन्वेस्टेड रहोगे, नहीं होगा तो क्या होगा, जो मैंने कहा, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, जैसे मार्केट गिरा आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। बट अगर वो सुटेबल है
तो मार्केट गिरेगा, आपको पता है ना कि ऊपर आएगा, मेरा गोल तो लॉन्ग टर्म का है, तो आप टिके रहोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही असेट क्लास, सही स्कीम चुने और साथ में वो आपके लिए सुटेबल भी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस स्वरूप सर। मैं अब बात करूंगा मेरे एसेट की, इसलिए क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा। एक क्राउडेड स्टेशन पे मेरी जब पहली बार मेरा ये सेट के फॉन्ट, लोगो और उस पूरे स्ट्रक्चर पे नज़र पड़ी थी, तो वो रजिस्टर हुआ। हाँ। ठीक है, वो रजिस्टर होते होते मेरा ये सेट, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब शायद मैं मेरा ये सेट से उतना मेरा ताल्लुक नहीं था, वो इस तरह हो गया है कि मेरा ये सेट एक भरोसे का नाम बन चुका है। हमें बताइए कि इस ब्रांड बिल्डिंग की जो जर्नी रही है, जो अगर मैं कोर पिलर्स की बात कर लूँ, क्या रहा है मतलब, और मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग ना आजकल एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग कुछ ब्रांड बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें बताइए कि क्या किन चीज़ों का जो है वो बेसिक कह सकते हैं कि सिद्धांत आपने फॉलो किए हैं? ठीक है, सिद्धांत टॉप डाउन होता है। हुँ, एक तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे ओनर एक फंड मैनेजर रहे हैं, जो हमारे प्रमोटर हैं मिस्टर ह्यूंजू पार्क, कोरिया से हैं। जी। उन्होंने 28 साल पहले फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया था कोरिया में, राइट। उनका ये इच्छा था कि हर एक कोरियन कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करें और म्यूचुअल फंड एक ही ज़रिया होता है, जबकि खुद प्राइवेट इक्विटी मैनेजर थे, राइट। तो उनका हमसे 2 सवाल होते हैं हमेशा कि अगर आज के डेट में आपका कस्टमर है आपके सामने और मेरे एसेट है, आप किसको चुनोगे? अगर गलती से किसी ने मेरा एसेट बोल दिया तो उस दिन उसका बहुत प्रॉब्लम शुरू होगा। सेकंड चीज़ पूछते हैं कि अगर आपका हेल्थ है और आपका मेरे एसेट है, आप क्या चुनोगे? गलती से किसी ने मेरे एसेट बोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उनका ये कहना है कि कस्टमर हमारा मेन फिलॉसफी पिलर का क्लाइंट फर्स्ट। हमारे वैसे रूल का, हमारे जो बिजनेस में एक ही रूल है और हर एक बिजनेस का एक, व्हाट इज़ राइट फॉर द क्लाइंट इज़ राइट फॉर अस। तो उस सिद्धांत से हम लोग कुछ चालू किए थे। आप गूगल भी कीजिएगा, हमने काफ़ी पहले भी बोला था कि दिस बिजनेस विल मूव फ्रॉम व्हाट इज़ अ गुड ब्रांड टू व्हाट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ये 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद। आपका प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए। और जब हम लोग बैठे ड्राइंग बोर्ड पे फंड मैनेजमेंट के साथ ये बातचीत हुई कि बस प्रोडक्ट में कोई आँच नहीं आना चाहिए, उन्होंने बोला डन। और आँच के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको जी। कि परफॉर्मेंस इज़ वन पार्ट, स्टॉक सिलेक्शन इज़ अदर, केटरिंग टू पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट इज़ अनदर। ये 3 टिक होना चाहिए। देखिए, बाज़ार साइक्लिकल होता है, हुँ, कभी कभी आपका चयन जो होता है कंपनी का वो ये साइकिल में ना हो। देखिए, एक मेरे ऐसे ही साथी, एक कहावत है कि मिस्टेक इज़ एक्सेप्टेबल, मिसचीफ इज़ नेवर अचीवेबल एक्सेप्टेबल। सोचिए, मिसचीफ का कोई गुंजाइश नहीं है हमारे बिजनेस में। आप मिस्टेक कर सकते हो, मिस्टेक को सुधारने का भी मौका देता है इन्वेस्टर। ऐसा इन्वेस्टर इज़ नॉट समबडी हु इज़ वेरी, जो कठोर कहते हैं ऐसा नहीं है, नहीं। वो टाइम देते हैं हमें। हमने कुछ एक डेटा कहा था, 400 इन्वेस्टर में से 266 आर स्टेइंग अबव 6 years विद अस, स्लाइट डिविएशन फ्रॉम द मार्केट, बट दैट इज़ आवर डेटा। और इन्वेस्टर ही सिखा जाता है हमें सब कुछ, राइट। तो जब तक आप इन्वेस्टर को नज़र रख के आप धंधा करते हो तो सब कुछ ठीक। इसी पे ही हमने आधारित किया था। बहुत छोटे फंड थे, 2011 में 460 करोड़ का ईएम था, अभी कुछ 2,40,00,000 करोड़ का आसपास है। वो हमें सरप्राइज़ नहीं किया, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, पंकज सर भी बोलेंगे कि ईएम बन सकता है। बट जो हमें सरप्राइज़ किया है कि 76 लाख रिटेल फोलियोज, एक कोरियन कंपनी इंडिया में आके रिटेल फंड के हिसाब से माना जाए, वो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। अब जब 76 लाख फोलियोज हमारे पास है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो जो 3 पिलर्स मैंने बोला था वो और भी अभी तगड़ा क्या कहते हैं रिस्क फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। हम लोग उसको अध्ययन करते हैं कि नहीं, एवरी स्टॉक। देखिए, कोई भी फंड मैनेजर से आप पूछें, उनका एक ही जवाब रहेगा, टू बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस। ये बिजनेस गुड है कि नहीं वो तय करना एक पैरामीटर है, प्राइस ठीक है कि नहीं वो तय करना है भी पैरामीटर। ये हमेशा चेक होते हैं। फंड जब अच्छे करते हैं तब भी चेक होता है, जब बुरे करते हैं तो और भी चेक होता है।
हमारा 2-2.5 साल का अंडर परफॉर्मेंस रहा, पंकज सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसमें हम एक ही चीज़ चेक करते हैं, हमारे कंपनी ठीक है कि नहीं। 2-2.5 साल में आप देखें एक भी पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ। क्या बात है। लास्ट ईयर आज के डेट में हमारा शायद बॉटम क्वार्टाइल का परफॉर्मेंस था, आज के डेट में टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस है। उनका साइकिल आया, और साइकिल में हम भी अगर निकल जाते तो परफॉर्मेंस खत्म होता है। सही बात है। एक फंड मैनेजर का एवरीथिंग इज कन्विक्शन, और कन्विक्शन को बैक करना फंड मैनेजमेंट टीम का एज ए सीईओ मेरा काम है। क्या बात राइट, उन अगर मुझे पता होता तो मैं भी फंड मैनेजर बन जाता, बट उनका जो कन्विक्शन है, अगर कन्विक्शन सही मिला तो मैं उनके साथ 10 या 15 साल भी खड़ा रहूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। राइट, दैट स्पीक्स ऑफ द बेसिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली करते जाएं, साइकिल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा जो साइकिल 2.5 साल हमारे विपरीत गया है, नहीं तो मैक्सिमम 5-6 महीने जाते थे, और लास्ट अंडर परफॉर्म 5-6 मंथ्स। बट होता है कभी कभी, वो उसमें सीख मिलती है। सीख ये मिली है कि शायद थोड़े स्टाइल्स चेंज करने पड़े, तो हमने नए स्टाइल के फंड मैनेजर्स भी रिक्रूट किए, लकीली वो ज्वाइन भी किए हैं। तो अभी शायद आज के डेट में 15-16 साल के जर्नी में हमारे पास 4-5 ऐसे फंड मैनेजर्स हैं बोथ डेट एंड इक्विटी में, जिनके स्टाइल्स बहुत अलग है। तो धीरे धीरे जब ये फंड मैनेजमेंट का जर्नी चलता है तो हम भी सीखते हैं, और वो सीख को थोड़ा फंड मैनेजमेंट में डालना। मेक नो मिस्टेक, दिस इज अ बिजनेस ऑफ फंड मैनेजमेंट। ये बिजनेस में 2 लोग हैं, फंड मैनेजर है, इन्वेस्टर है। बाकी हमारा सबका काम है टू टॉक बिटवीन देम ट्रांसपेरेंटली इन अ वेरी वेरी ऑनेस्ट मैनर। ये हो जाए तो हर एक इन्वेस्टर समझता है, बट ट्रांसपेरेंटली अगर बोले और रिस्क के बारे में खुल के बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही प्यारा बिजनेस है। चलिए, और मुझे हाँ सर ने तो खैर बहुत ऑनेस्टली हाँ। एक्सेप्ट किया कि उनके हाँ। फंड्स, बट ये सभी फंड हाउस में होता है। अच्छा। तो मैंने कहा था ना अभी कि हाँ। जब आपको लगे कि फंड मैनेजर अच्छे हैं, फंड हाउस की फिलॉसफी अच्छी है, तो यही टाइम होता है भरोसा करने का। आप देखिए ना, अगर वो फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एनएवी तो थोड़ी कम होगी। सही उस वक्त पर अगर आपने एक्यूमुलेट किया तो उसका फायदा तो मिलने वाला है। और ये कोई मेरे एसेट की कहानी नहीं है, लेकिन किसी भी फंड हाउस में कभी ना कभी टाइम आएगा ही जी। आएगा। मैंने तो टॉप फंड हाउसेस में भी देखा है ऐसा कि कुछ टाइम ऐसा गया है जब फंड परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और उसी कैटेगरी के दूसरे फंड हाउसेस की स्कीम कर रही थी। तो जब कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे इन्वेस्टर्स, या पीयर ग्रुप के साथ में कंपेयर करेंगे, और फिर देखते हैं कि नहीं सर, आपका फंड तो वो बॉटम 10 में है, बॉटम 5 में है, और ये ऐसे है, और स्विच कर डालते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है एक्चुअली। बट पंकज सर, वही हमने ये अगर 4 साल का मैंने अवधि दिया था ना, जिसमें 2-2.5 साल अंडर परफॉर्मेंस रहा है, उसमें से भी 400 में से 267 इन्वेस्टर्स टिके रहे। दैट वही भरोसा, वही That is चाहिए ना। incredible वही- for me to वो see. एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं। एक जो चीज आपने बताई कि अंडर परफॉर्मेंस से भी कंपनियां गुजरती हैं, तो आपका इंटरनल रिव्यू प्रोसेस क्या है? मतलब एक एएमसी क्या चीजों को ध्यान रखती है जब इस तरह के टफ टाइम आते हैं? देखिए, टफ टाइम में फर्स्ट तो एक रिसर्च बॉटम्स अप होता है। मे बी रिसर्च विजिट ज़्यादा हो जाते हैं कि शायद हमारे कंपनी के रीडिंग में कुछ गलतियां हुई हैं क्या। अगर रीडिंग सही है तो हम बैठ जाते हैं वो कंपनी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें बैठने का क्षमता भी रखते हैं। एवरीथिंग फाइनली डिपेंड्स ऑन द बॉइल्स डाउन द कन्विक्शन ऑफ द फंड मैनेजर। अगर कंपनी की गवर्नेंस ठीक है और फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं, हम लोग इस पे बैठेंगे, तो हम बैठते हैं। देखिए, अगर किसी को भी फंड मैनेजर क्या किसी को पता होता है, आप वो कंपनी के कोई भी ओनर को आप पूछ लीजिए, इज दिस द बेस्ट टाइम फॉर योर स्टॉक, उनको पता नहीं होता। और आप अगर सोचते हैं कि फंड मैनेजर को उसका बेस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ पता होगा, अगर पता होता तो वो सैलरीड इंडिविजुअल नहीं रहते। सही बात है। एक फंड मैनेजर का काम है कि अच्छा कंपनी चयन करे और वो कंपनी का जर्नी उनके साथ लें। जब जर्नी लेंगे तो उनका वैल्यू अनलॉक करेगा। ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड है, पास थ्रू है, उसका वैल्यू अनलॉक करेगा तो इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो ये वो जर्नी है। सेम थिंग जब आप फंड का एक चयन करें, आपका काम हो जाता है कि फंड मैनेजर के साथ एक जर्नी लें, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी। यस, एक बड़ा पार्ट होता है रिस्क। अगर हम कुछ रिस्क फ्रेमवर्क जैसे ब्रीच कर रहे हों, हमारा कुछ एक इंटरनल फ्रेमवर्क है, एक सेक्टर में उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर उस दिन जाएं तो फंड मैनेजर ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द व्यू ऑफ द फंड मैनेजर। अगर कुछ एक स्टॉक में फ्री फ्लोट के ऊपर गए, फिर इलिक्विडिटी की तरफ आप जाते हो, और लेट्स फेस सम फैक्ट्स, इंडियन मार्केट्स इतने लिक्विड नहीं है, तो वो एक बड़ा फैक्टर हमारे लिए रहता है। तो उसके ऊपर अगर गए तो कुछ भी हो फंड मैनेजर का व्यू, वो सेल चालू होता है। तो दीज आर सम वेरी हार्ड कोडेड थिंग्स इन एवरी फंड जो फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। उसमें रिस्क का बहुत रिस्क
रिस्क डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ भी रहता है। कभी कभी मैं हमारे रिस्क मैनेजर को बोलता हूँ, अरे यार फंड मैनेजर लोगों से बात कर रहा है, थोड़ा ठीक से, वो नहीं मानेंगे। अगर रिस्क ब्रीच हुआ तो ब्रीच हुआ, उसमें वो किसी को नहीं सुनेंगे। एंड अगर ये कंटिन्यूस आप रख लें 20-25-30 साल, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट प्रोसेस बनता है। काफ़ी अब पंकज जी बोलते हैं, अभी इंडिया में बहुत अच्छे ऐसे एग्जांपल्स होंगे, बड़े बड़े फंड हाउसेस जिन्हें 30 साल 35 साल से 10 आए हुए हैं। अब वो 30 साल 35 साल के एनएवी जर्नी देख के ही इन्वेस्टर्स आएंगे। सही बात है। राइट। मैं मानता हूँ उन्हीं की वजह से हम लोग को चांस मिला है। राइट। और हमें भी वैसे ही करना है। हमारा जर्नी 16 ईयर्स है। राइट। कभी कभी मैं बड़े फंड हाउस के साथ बैठता हूँ, ऐसे उसमें इन्वेस्टर्स को समझाता हूँ कि उनका 30 साल का जर्नी है, मेरा 15 साल का जर्नी है। जब मेरा 30 साल का हो जाएगा, उनका 45 साल का हो जाएगा। तो तजुर्बा ऑफ बिल्डिंग अ फंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क उनसे हम लोग बहुत भी सीखते हैं, और ये एनवायरनमेंट ही काफ़ी सिखाता है। बट एक चीज़ में जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा वो है रिस्क फ्रेमवर्क। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़। सबसे बड़ी बात सर, मतलब मैं ये सारी बातचीत करते हुए ये समझ लिए कि आई एम काइंड ऑफ मेस्मराइज्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद अब अगला सवाल क्या पूछूं, और इतनी सारी चीज़ें आपने, इतने मतलब कहते हैं ना कि विजडम जो होता है ना, वो अपने आप में पूरे एनवायरनमेंट को एक देखिए अलग मैं तरीके से, एक क्योंकि ऑनेस्टली एक सबमिशन देता हूँ। जी जी, हमारा जो खुद का तनख्वाह आता है वो किसी और के पैसे से। क्या बात। राइट। ये एक फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और ने अपना हार्ड अर्न मनी हमें पैसा दिया है। जैसे मैंने कहा है, गलती हो सकती है, मिसचिफ नहीं हो सकती है, गलतियाँ सब माफ़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हमारा हमेशा चयन ठीक रहेगा, साइकिल्स भी मिस होते हैं। बट अगर ट्रांसपेरेंट रहे, ऑनेस्ट रहें, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत लार्ज है। और बहुत नसीब से ऐसा एक नौकरी मिलता है, और अगर ऐसा एक ट्रस्ट वाला नौकरी मिले तो उसको ट्रस्टवर्दी काम करना पड़ेगा। क्या बात है। और मतलब हम लोगों को अक्सर उनके मुकाम से देखते हैं, मतलब जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ देखते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से हमने आपकी जर्नी या इस कंपनी के इंटरनल प्रोसेस और बाकी चीज़ों को, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है एक इन्वेस्टर के लिए, उन सारी चीज़ों को समझा। पंकज सर, आप स्वरूप सर से कब मिले, क्या कुछ बातें होती थी, क्या मतलब क्या इक्वेशन रहा है, मतलब ये मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह की बातचीत होगी। नहीं, स्वरूप सर को मतलब तो सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो जिस जगह हैं तो जानना तो बहुत ही बनता है। बट मैं उन्हें पर्सनली भी काफ़ी हद तक जानता हूँ, क्योंकि हमने कुछ शोज भी साथ में किए हैं, मैंने कुछ पॉडकास्ट भी उनके साथ में किए हैं। मैं सर से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, जो उनकी फिलॉसफी है। जो भी हम कह रहे थे ना, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है। देखिए, वो फंड मैनेज करते हैं, मतलब फंड हाउस चलाते हैं, और हम लोगों का ये होता है कि इन्वेस्टर को गाइड करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी करते हैं, वो इन्वेस्टर्स की वजह से होती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सर ने जो कहा ना, पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा तो मेरा फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर थॉट है। ये बिजनेस नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है ना। और फिर वो एक जो इनकम है वो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली, कि वो सही तो बात है। ठीक है, आएगा। तो ये जो जिम्मेदारी उसको निभा के करेंगे ना, तो ही हम शायद और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो उनके विचार हैं, मैं उसको भी बहुत मतलब मानता हूँ और फॉलो करता हूँ। चलिए। लोगों से हम मिलते हैं, हाँ, लेकिन एक जर्नी लंबा चलता है अगर व्यूज़ सहमत हो। सही बात है। राइट। पंकज सर से डे वन से मैं यही सुनता हूँ कि इन्वेस्टर के हित में बात करते हैं, और जो इन्वेस्टर के हित में बात करता है ना, तो उनका तो वो जितना दुआएं उनको मिलेंगे लाइफ में, यस। कम पड़ेंगे उनके लिए। ये इतने सब लोग से मैं अगर किससे पूछता हूँ ना, आपसे भी पूछूंगा कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ सर। ऐसे आप हेल्थ बोलोगे, मन में वेल्थ रहेगा। राइट। सबका, बिकॉज नहीं नहीं, आफ्टर कोविड तो मेरा वेल्थ हाँ, मतलब हेल्थ को यू लेके नीड वेल्थ। yes। राइट। और वो वेल्थ ना एक सटीक रूप में बने, हाँ, और उसका स्कोप बहुत बड़ा है। और जो वो सटीक रूप बनाने में हेल्प करते हैं इन्वेस्टर का ना, वो देश सेवा भी छोटा वर्ड होता है। राइट। एंड अगर इनका जो बर्ताव रहा है उसके तरफ, आई एम बिग फैन। चलिए। मैं तो हेल्थ और वेल्थ दोनों पे ही बहुत तो मुझे दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वली लगती है, क्योंकि एक ना, इनको हमने सैंडविच ऑफर किया, इनको हमने फ्राइड राइस ऑफर किया, इनको हमने स्वीट्स ऑफर किए। मतलब मैं इनका डिसिप्लिन देख के मैंने कहा सर, मतलब मैं कोरियन कंपनी में काम करता हूँ। राइट। हमारे यहाँ जो स्टेयर्स लेते हैं उनको पॉइंट मिलता है, जो मैराथन दौड़ते अच्छा। हैं उनको पॉइंट मिलता है।
तो हेल्थ इज मेन फोकस। हमारे 2 फोकस है, हाँ कस्टमर एंड हेल्थ, और कुछ वाह। है नहीं, बाकी सब बाय प्रोडक्ट। चलिए सर एक चीज़ कहते हैं ना, मेरी मम्मी कहती थी इस चीज़ को कि कभी चने नहीं होते हैं और कभी दांत नहीं होते हैं। तो हाँ इसके लिए ना हेल्थ और वेल्थ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी और वेल्थ भी होगी ना, तो आपसे कंज्यूम नहीं, एंजॉय नहीं कर सही पाएंगे। बात है। और सिमिलरली अगर हेल्थ अच्छी और वेल्थ नहीं है, तो भी शायद आप नहीं, रिसोर्स नहीं होंगे आपके पास में करने के लिए। तो इसके लिए मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने भी बहुत लेट ये सीखा, चाहे और दोनों चीज़ें, हाँ वेल्थ के बारे में बहुत देर में ही समझ में आया बिल्कुल। एक्चुअली। अगर जब से मेरी जॉब लगी थी, जब मैं जॉब में था, हुआ करता इनिशियल स्टेज में, अगर तब जो सैलरी मिलती है ना सर, उसका अगर थोड़ा परसेंटेज भी इन्वेस्ट करता, 500 और जिस हिसाब से बड़ी है मेरी इनकम, मैं ट्रूली स्पीकिंग, हाँ भाई वो इनकम और आज की इनकम बहुत अंतर है मेरा। हाँ तो अगर मैंने उसी रेशियो में बढ़ाया होता तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा बना होता। और हेल्थ के बारे में भी मैं तो खैर बहुत ज़्यादा वेट कोई गेन नहीं। कर चुका था, पर दोनों चीज़ें शायद समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्थ और वेल्थ दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना चलिए चाहिए। शायद इससे बेहतर समअप नहीं हो सकता इस बातचीत का। और बहुत अच्छी बातचीत रही। और वो कहते हैं कि गागर में सागर भरने की हमने कोशिश की, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच स्वरूप सर, थैंक यू सो मच पंकज सर इस बेहतरीन चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमें जितना मज़ा आया इस बातचीत का, आपको भी मज़ा आया हो। इस तरह की और भी एजुकेशनल सीरीज़ और आपको बेहतर तरीके से एम्पावर करने की जो हम ज़िम्मेदारी लेकर चले हैं मनी गुरुकुल में, वो हम आगे भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई मन में सवाल है, कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन शंकाओं का भी समाधान करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और हमारे साथ जुड़े रहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।